अगर आपको मतलब हो सकता है जानकारी ना हो, महाकाल मंदिर अल्तमश के समय नष्ट हो गया था, तब से वहाँ कुछ भी नहीं था। जब राणोजी शिंदे ने जीता तो उनका एक दीवान था रामचंद्र बाबा शेंगवी, जिसको उज्जैन का प्रभार दे दिया गया कि तुम राजकाज संभालो, क्योंकि राणोजी शिंदे तो योद्धा थे, वो लड़ते ही रहे। उनको ही शिंदे सरकार ने ये आदेश दिया हुआ कि इसकी व्यवस्था करो, ये मंदिर का शहर था ये। तो महाकाल को ढूंढा गया स्थान का, तो कोटि तीर्थ, अगर महाकाल आप गए थे, बीच में एक सरोवर है छोटा सा, कोटि तीर्थ ही बचा था उस समय, और कुछ भी नहीं था। दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम अपनी मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं और लगातार इस यात्रा में संयोग बनते जा रहे हैं। अभी इस कैमरे के उस ओर बैठे हैं अमन भाई, और उन्होंने परिचय दिया कि गुना में हमारे मित्र हैं अविनाश भारद्वाज जी। तो उनके पास एक ख़ास तरह की क्या कहें, ज्ञान की साधना कहें, जानकारी कहें, अनुभव कहें, तेजस्विता कहें, वो है और उनसे मिला जाए। तो उन्हीं के यहाँ निवास स्थान पर हम हैं, उन्हीं के आतिथ्य में हम हैं, और हमारे उनसे दो प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न तो जैसा कि हमारा जो प्रश्न रहता है कि इस जगह के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, मालवा के बारे में, इस इलाके के बारे में थोड़ा सा जानें, इसकी परंपराओं को थोड़ा समझें, इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लें। और दूसरा फिर हमारा जो प्रश्न रहेगा, जिस पर कि भारद्वाज जी का खास तौर से अध्ययन है, वो है शाक्त परंपरा। तो शाक्त परंपरा के अंतर्गत भी हम, क्योंकि हमारा अपना तो कोई उस तरह का अध्ययन नहीं, पर एक सामान्य व्यक्ति के तौर पर जो बात समाज में चलती है, जैसा हम देखते हैं, उसके आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो हमसे ज़रूर उनसे पूछेंगे, और किस तरह से इस परंपरा को वर्तमान में धारण किया जाए और क्यों धारण किया जाए, ये बातें उनके सामने रखेंगे। तो आइए इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। अविनाश भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? सब आनंद। सबसे पहले तो आप अपने शहर के बारे में हमें कुछ बताएं, किस तरह का शहर है, इसको कैसे समझें, इस इलाके को कैसे जानें। शहर कोई हमारा बहुत पुराना नहीं है, 70-80 साल पहले 25-30 घरों का मौजा था, जिसमें मतलब ये है कि मेरे पैतृक घर का जो नंबर था वो 73/123 था, आज से 60 साल पहले। मतलब कुल 123 घर थे इसमें। धीरे धीरे जाके वो इतना डेवलप होता गया, क्योंकि एबी रोड निकल गई, और जो पुराने कस्बे थे, जो मुख्यालय थे, यहाँ से बजरंगगढ़ है या ईसागढ़ है, ये दूर पड़ गए रोड से, तो डेवलप होता रहा। बस ये कि मालवा का प्रवेश द्वार है, मालवा क्या, वो यहाँ चंबल का प्रवेश द्वार है। आप उत्तर की तरफ चले जाएं उसको, तो वो चंबल का प्रवेश द्वार है। पूर्व की तरफ चले जाएं तो बुंदेलखंड है, पश्चिमी तरफ चले जाएं हड़ौती है। तो इस तरह से ऐसे, तो यानी कि ये जो सड़क निकली, इसके बाद इसके आकार में उस तरह का तब्दीलियाँ आई। अच्छा, दूसरा एक हमारे यहाँ पर बहुत कहते हैं कि एमपी का गेहूँ, शरबती गेहूँ, तो क्या वो भी इस इलाके से जाता है? शरबती की पट्टी ही गुना से शुरू हो जाती है, गुना से लेके फिर वो बीना होते हुए बीना, खुरई, सीहोर, भोपाल, होशंगाबाद तक वो जाती है, सागर तक, इधर सागर तक जाएगी। अब मध्य प्रदेश का गेहूँ तो सीहोर के गेहूँ के नाम से प्रसिद्ध है, अधिकतर के सीहोर है, लेकिन सबसे बेसिक और बेहतरीन गेहूँ होता है यार खुरई, एक छोटी सी तहसील है सागर जिले की, वो बहुत शानदार उसका गेहूँ होता है। तो शरबती की पट्टी है। और यहाँ पे धनिया होता है, तो धनिया कुम्भराज गुना की एक तहसील है, वो शायद एशिया की सबसे बड़ी मंडी है धनिया। हिंदुस्तान में आदमी धनिया 90% यहाँ का ही खाता है। अरे वाह। अच्छा, आप ये बताएं कि जब हम कहते हैं शरबती गेहूँ या एमपी की गेहूँ, तो वो कैसे मतलब अलग है बाकी गेहूँ से? शरबती का स्वाद, उसकी पहचान, शरबती की बनी रोटी आप 3 दिन बाद भी खा सकते हो, अगर अच्छा मौसम है तो उतनी ही नरम रहेगी, खिंचेगी नहीं। जो अमूमन जगह पे, जैसे आप कहीं आप मतलब आप खाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उसका तो टेस्ट है। शरबती की कोई ऐसा गुण नहीं जो आपको देख के समझ में आ जाए, वो तो खाने पे समझ में आता है। अच्छा, क्या जिस तरह से शरबती गेहूं की खेती करते हैं तो वो भी कुछ तरीका अलग रहता है? कुछ विशेष नहीं रहता। शरबती ज़्यादा से ज़्यादा 1 पानी 2 पानी दिए जाते हैं,
और एक पानी का अगर शरबत ही तो उसकी कीमत अलग रहेगी। जो जानकार लोग हैं, हम लोग बचपन से देख रहे हैं, तो वो पहचान जाएंगे कि ये एक पानी का, ये 2 पानी का शरबती है। तो अगर एक पानी का शरबती हो, दी बेस्ट, हाथों हाथ ले जाता आदमी। जैसे मैं अपने खेत पे करता, तो मेरे कुछ बंधे हुए ग्राहक हैं जो 8-10 बीघे का शरबती वहीं सामने से तुलवा लेते हैं परिवार के लिए। मतलब कई ऐसे बड़े आड़तीए हैं जो बहुत तरह का गेहूँ बेचते हैं और वो सीधे आके शरबती अपना तुलवा के ले जाते हैं। ओके, तो मतलब जिस तरह से हमारे हरियाणा में तो पेस्टिसाइड्स, खाद, मतलब पूछे ना आप तो सब तरह की कोई लिमिट्स पार हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में अभी भी अंतर तो कुछ होगा ही ना? ये इतना तो है, पेस्टिसाइड कुछ हद तक तो यूज़ करेंगे, पर जो अंधाधुंध है पंजाब और हरियाणा में, वो चीज़ नहीं होती। एक तो यहाँ का सूखा प्रदेश है, ठीक है, तो आपको भूमि खुली छोड़नी पड़ेगी इस समय। गर्मियाँ आई, चैत्र में आपने फसल काटी और आपने खाली छोड़ देना उसे। तो जब आप पे मौका ज़्यादा रहेगा, पानी ज़्यादा रहेगा, आपको फसल उगानी है, तो आपको कीड़ों से रक्षा के लिए उनमें दवा भी डालनी पड़ेगी। हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई माँ का आंचल चूसा नहीं जाता। अरे वाह। तो मेरे फादर और मेरे ताऊ जी मना कर देते, कई बार कहते थे कि कुछ बोलो, पानी ज़्यादा, तो माँ का आंचल है, उसे चूसा नहीं जाता, छोड़ दो 2-3 महीने को। तो इस समय हमारे यहाँ खेतों में कुछ नहीं होता। कोई छोटा किसान है वो सब्जी करेगा, सब्जी में कितना 1-8 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा। जहाँ नहरें हैं वहाँ हमारे यहाँ भी करने लगे हैं। पंजाब से सरदार आए, वो लोग कर धान वान पानी का अति शोषण। तो मध्य प्रदेश को पेस्टिसाइड का वो तो उतना तो भयानक नहीं है तो सही, लेकिन इतनी भयानक स्थिति नहीं। गेहूँ में पेस्टिसाइड डालता नहीं है। जी जी। अच्छा, आपने ये कहा कि ये मालवा का प्रवेश द्वार है, तो मालवा के क्या वैशिष्ट्य रहता है? मालवा का नाम ही, उसका नाम माल से शुरू होता है। इसके बारे में लोक कथाओं में एक आया, मालव धरती गहन गंभीर, डगडग पग पग रोटी डगडग नीर। वो इसलिए कि मेवाड़ का ये अन्न की थाली थी। पहले ये मालवा मेवाड़ के अंदर में था। भामाशाह इत्यादि ने काफ़ी हिस्सा कंट्रोल कर रखा था। भामाशाह ने जो कोष अर्पित महाराणा प्रताप को करा था, वो पुरानी मालवा की लूटों में अर्जित कोष था। जो एक राज्य का खजांची के कोई जिम्मेदारी होती थी कि पूरा कोष नहीं दे दे, वो कुछ ऐसा आपातकाल के लिए सुरक्षित रहे जो उस समय दिया जा सके, वही उन्हें कोष अर्पित करा था। तो यहाँ इस हिस्से में भामाशाह रहे, काफ़ी युद्ध करे। तो ये पूरा सरसब्ज था, पानी था, नदियों की बहुतायत थी, खेती बहुत अच्छी थी, लोग भले थे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि पंजाब में जो मालवा है उसके बाद से इस क्षेत्र का नाम मालवा हुआ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, ना तो भूमि से और ना लक्षणों से। हाँ, और ना ही कोई ऐसे बहुत बड़ी तादाद में लोग दिखाई देते कि बाहर से आकर उन्होंने आबाद किया हो। ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगता। वो तो नाम का सामने कैसे आया हुआ ये नहीं। वो मालव गण थे, ये मालवा, ये प्राचीन तो अवंतिका जनपद है, बाद में इसका नाम मालवा हुआ। वो मालव जनपद था, ये मालव गण था, ये जनपद था अवंतिका। इसका आप इतिहास कहाँ तक जाते हैं, देखा जाए तो भगवान परशुराम के वक़्त से इतिहास है। महेश्वर जो है वो सहस्त्रार्जुन की राजधानी थी, जिनकी भगवान परशुराम से युद्ध हुआ था। इसके बाद आप आ जाओ तो विक्रमादित्य की नगरी तो थी उज्जैन, परमारों का। अब मानते हैं कि गुप्त काल के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, लेकिन यहाँ आज भी नहीं मानते, वो परमारों का ही मानते कि विक्रमादित्य अलग थे, जिनका नाम ही विक्रमादित्य जो उपाधि बन गया, सब राजाओं ने ली, तो वो इलाका रहा। तो मालवा से मुझे ये तो बहुत बाद में नाम आया। अच्छा, हम मतलब जब इंदौर थे तो हमने वो जो शहर के बीचों बीच राजवाड़ा है वो जगह देखी, और वहाँ पर वो मेंशन था कि मतलब जो सहस्त्रबाहु हैं उनकी वंदना में कुछ लोग थे। अंदर एक मंदिर था, बताया गया था कि माता अहिल्याबाई होलकर यहाँ प्रार्थना किया करती थी। तो वो मतलब उसी मतलब वंश से अपने आप ना वंश नहीं, होलकर तो वस्तुतः धनगर एक जाति होती है, पशुपालक वो थे। मल्हार राव जो होलकर थे वो धनगर थे, मतलब वंश।
सहस्त्रार्जुन की स्तुति इसीलिए कि यहाँ वो कंडीशन नहीं है जो आपके हरियाणा या यूपी में है कि जय दादा परशुराम और सहस्त्रार्जुन विलेन है। वहाँ सहस्त्रार्जुन भी भगवान है, क्योंकि उनको पुराणों में कहा गया कि सुदर्शन के अवतार थे। पुराणों में अष्ट नरकों की गिनती है, रघु, दिलीप, पृथु, रघु, दिलीप, वेन्य। उसमें एक सहस्त्रार्जुन का नाम है जो मानक है, जिनका शासन मानक है, जिसमें कहीं लूटपाट नहीं होगी, चोरी चकारी नहीं होगी, राज भय से। ये आप भी जानते हो कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि सब लोग शांत हैं, भय से ही सृष्टि चलती है। तो इन 8 राजाओं का शासन ऐसा था कि जिसके भय से लोग चोरी चकारी, चोर चोरी नहीं करते थे और सामान्य व्यक्ति अनैतिक आचरण नहीं करता था। तो उनका बहुत सम्मान है। इसीलिए सहस्त्रार्जुन की जो समाधि है राजाश्वर शिवालय, वो बाकायदा पूज्य है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ सहस्त्रार्जुन विलेन हो गए। अच्छा, पर इसमें पर इन दोनों बातों को एक ही समाज कैसे धारण करता है? कर लेता बड़े आसानी से। मुझे ये आश्चर्य लगता है कि जब कोई विलेन बनाता है, हम जिस माहौल में पले, भारतीय सनातन में खलनायक नाम की चीज़ कहाँ थी। यहाँ नायक था और प्रतिनायक था। गुण तो उसमें उतने ही हैं, लेकिन कुछ खास अवगुणों के कारण वो मर्यादा से च्युत हो गया है। खलनायक वाली स्थिति अपने यहाँ थी कहाँ। रावण को आप देख लो, वो प्रतिनायक है। आज खैर यूपी तरफ के या इस तरफ के चलन चल गया, यहाँ पूरे यूपी या नहीं पट्टी का कि भाई जय दादा रावण, वो वाली स्थिति नहीं कह रहे, लेकिन रावण को भी ससम्मान नाम दिया गया है। उसमें उसके अवगुण, उसकी अति कामुकता ने उसको दोषी बना दिया। और उसके सामने राम थे जो हर नैतिकता के मतलब उनसे ऊंचा नैतिकता का मापदंड कोई नहीं होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैनों में तुमने तो पढ़ा होगा अमन, जैनों में एक कॉन्सेप्ट है, एक नारायण होता है, वहाँ एक प्रति नारायण होता है। ओके, वो नारायण है, लेकिन एक नारायण है, वो भी नारायण, लेकिन प्रति नारायण है। गुण उसमें उतने होंगे, लेकिन वो विरोध करेगा। तो इसका मतलब ये है तो कि भगवान राम को जैनों के 63 शलाका पुरुषों में या 63 वो हैं बड़े उच्च, मतलब 63 ये ऐसे लोग हैं जिनसे ऊंचा कोई नहीं। तो जिसमें 24 तीर्थंकर, नारायण, प्रतिनारायण और कामदेव, उनकी गिनती है। तो नारायण और प्रति नारायण, उन्होंने ये नहीं कहा कि विलेन है या खलनायक है, कुछ नहीं। प्रति नारायण थे, यहाँ प्रति नायक था। तो इसका मतलब शायद फिर हम ये भी मान लें कि प्रतिनायक इसलिए आवश्यक है ताकि नायक के नायकत्व को उभारा जा सके। दूसरी बात ये कि ये तो एक सामाजिक नज़रिया देखने का, आध्यात्म या धार्मिक नज़रिए से देखा जाए तो ईश्वरीय अवतारों के लिए कहा जाता लीलावत्तु कैवल्यम। उनका सारे कार्य लीला के लिए हैं। वो एक मर्यादा सिखाने के लिए आ जाते हैं कि इतना गुणवंत व्यक्ति सहस्त्रार्जुन जैसा, जिसका सप्तद्वीपवती वसुंधरा जिसके कंट्रोल में थी, जिसने रावण को बंदी बना लिया था, वो अपने एक अनैतिक आचरण कारण पतित हुआ। क्योंकि जिस व्यक्ति की जितनी ऊंचा स्थान होगा, उसकी पतन भी उतना भयंकर होगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान सहस्त्रार्जुन और परशुराम एक दूसरे की पहचान की स्तुति करते हैं, वो सुदर्शन के रूप में, वो उन्हें नारायण के रूप में, और तब युद्ध होता है। अच्छा, हाँ, आज भी सहस्त्रार्जुन की उपासना यहाँ होती है। शाक्तों में, शैवों में, सब में उसका प्रचलन है। और शास्त्रीय परंपरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोक उपासना है, जैसे कहीं प्रेत इत्यादि की उपासना। उनकी उपासना का प्रतिफल है कि उसके उपासकों की यहाँ चोरी नहीं होगी, उसकी भूमि कोई नहीं दबा पाएगा। तो अगर इसको आप उपासना का आध्यात्मिक फल छोड़ दो, तो एक व्यक्ति का कैसा शासन था या कैसा उसका एडमिनिस्ट्रेशन था कि किसी की भूमि कोई नहीं दबा पाता था, कोई चोरी नहीं करता था, किसी का कुछ हरण नहीं होता था। एक उनके बारे में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है अनुष्टुप में, अनुष्टुप छंद में, कार्तिवीर अर्जुन नाम राजा बाहु सहस्त्रवान तस्य स्मरणादेव ऋतम नष्टम च लभ्यते। ये कार्तिवीर नाम के एक राजा थे इनके 1000 हाथ थे। उनके स्मरण मात्र से हृदम जो हर लिया गया है और जो नष्ट हो गया है वो सब वापस आ जाता है। मतलब उनका शासन इतना, तो उस तरह से तो राजाधिराज भी हैं,
अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो ये सब उनके कंट्रोल में था। और फिर भगवान सुदर्शन के अवतार की उनको वो कहा गया, मतलब जीते जी उनको सुदर्शन का अवतार माना गया। सुदर्शन का मतलब विष्णु के साथ भी वो जुड़ते हैं। हाँ। तो बिल्कुल, तो वाकई एक अलग तरह से इस चीज़ को देखा जाना चाहिए, तभी ये सच में समझ में आएगी। अब इसको वो नहीं पढ़ सकता, समझ सकता जिसने कभी शास्त्र का पढ़ा ही नहीं हो या आचार्यों को देखा नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जबकि आप किसी शास्त्र का क्या अर्थ लगाते हो, ये वस्तुतः आपकी अपनी मनोभूमि के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसमें एकांतिकता है तो एकांतिक उसका अर्थ आएगा। अगर आप स्वयं द्वंद्व में हैं तो आपको हर चीज़ द्वंद्वमय ही दिखाई देगी। अच्छा, एक बार हम फिर से अगर इस मिट्टी की तरफ लौटें तो हम तो हरियाणा से हैं, हालांकि किताबों में पढ़ते रहे मराठा ये वो, और बहुत बड़ी बड़ी और बहुत शानदार कहानियां हैं जिनका एक समय पे थोड़ा कम जिक्र पाठ्य पुस्तकों में होता था, पर अब नया जो पाठ्यक्रम आया उसमें उसका हिस्सा बढ़ेगा, ये बात हम सुन रहे हैं। तो मराठों की जो स्थिति है मध्य प्रदेश में, तो इसके बारे में कुछ मोटा मोटा सा एक बिल्कुल प्रारंभिक विद्यार्थी हमें मानकर उसकी जानकारी कुछ दें। कहाँ पे किस राज परिवार का, किस वंश का राज्य रहा? अब जैसे आप ये समझें कि जब बाजीराव पेशवा बने महाराज साहू जी महाराज के, छत्रपति साहू महाराज के, तो उनके कुछ सेनापति थे। वो व्यक्ति रत्न पारखी था। उनके चुने हुए, चाहे मल्हारराव होलकर हों या राणोजी शिंदे हों या गायकवाड़ फैमिली के जो आद्य पुरुष थे वो हों, ये सेना नायक उनके रहे। तो सबसे पहले शिंदे परिवार के जो राणोजी शिंदे थे, जिन्हें वो कान्हेरी गांव से लाए थे अपने साथ में, उन्होंने मालवा जीता, उज्जैन कंट्रोल करा। अगर आपको मतलब हो सकता है जानकारी ना हो, महाकाल मंदिर अल्तमश के समय नष्ट हो गया था, तब से वहाँ कुछ भी नहीं था। जब राणोजी शिंदे ने जीता तो उनका एक दीवान था रामचंद्र बाबा शेणवी, जिसको उज्जैन का प्रभार दे दिया गया कि आप तुम राजकाज संभालो, क्योंकि राणोजी शिंदे तो योद्धा थे, वो लड़ते ही रहे। उनको शिंदे सरकार ने ये आदेश दिया हुआ कि इसकी व्यवस्था करो, ये मंदिर का शहर था ये। तो महाकाल को ढूंढा गया स्थान का, तो कोटि तीर्थ, अगर महाकाल आप गए थे, बीच में एक सरोवर है छोटा सा, कोटि तीर्थ ही बचा था उस समय, और कुछ भी नहीं था वहाँ। हरसिद्धि मंदिर नष्ट हो चुका था। हरसिद्धि के मंदिर के आगे एक वृंदावन है, छोटा सा वृंदावन समझिए, इसमें तुलसी लगती है, अगर ध्यान से देखा हो, वो वृंदावन बचा हुआ था, मंदिर नष्ट था, एक टूटा फूटा वृंदावन बचा था। तो उन्हें पता करा वहाँ से, महाकाल के पुजारी वंश तो वर्तमान थे कि भाई क्या थे। जब पोथियों बीजकों से ये पता पड़ा कि जब अल्तमश ने हमला करा था तो शिवलिंग को पुजारियों ने कोटि तीर्थ में छुपा दिया। फिर कोटि तीर्थ को साफ करके शिवलिंग निकला। तो ये वर्तमान मंदिर राणोजी शिंदे के दीवान जो थे रामचंद्र बाबा शेणवी, मतलब राणोजी शिंदे ने ही बनवाया। इसका मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। हरसिद्धि को पहचाना गया ऐसे कि जो वृंदावन था, कभी बहुत इतिहास में कभी हरसिद्धि मंदिर के अंदर कांची के कोई परमाचार्य, मतलब कांची के शंकराचार्य अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान उनकी समाधि हो गई थी, तो वहीं उन्हें समाधि दी थी। तो वृंदावन वो उनका था, उसी से पहचाना गया कि यहाँ हरसिद्धि मंदिर रहा होगा। तो वो हरसिद्धि मंदिर का निर्माण, फिर कई मंदिरों का निर्माण करा। असल में महाकाल आप देखेंगे तो महाकाल का उल्लेख आता महाकाल वन, ये जंगल में था महाकाल मंदिर, और जब बाकी सारे जो भैरवगढ़ या ये सब है, ये वाला इलाका ये उज्जैनी शहर था। तो वो अब तब जंगल में हो चुके थे, तो कुछ मंदिर बच गए थे, लेकिन पुनरुद्धार मराठों ने किया उसका पूरा। इसी तरीके से फिर मराठों ने, उन्हें ही सिंहस्थ की परंपरा पुनः शुरू कराई मराठों ने। तो मराठों ने एक विजित भूमि की तरह से व्यवहार नहीं करा, अपनी भूमि के जैसे करा। फिर होलकर आए, मराठों और इनमें मतलब मराठों की वहीं से पुणे दरबार से इन लोगों को इस हिस्सा बांट दिया गया कि तुम इंदौर इस हिस्से की मालगुजारी लो, ये शिंदे ग्वालियर वाला इलाका संभालेंगे। तो इन दोनों राजवंशों ने जैसा राज किया, मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी के मन में ये भाव है कि दूसरे लोग हम पे राज कर रहे थे। ये पूरा वंश, चाहे वो सिंधिया का हो चाहे होलकर्स का, ये लोग जन जन से जुड़ गए। लोगों के पास कहानी, फिर इन लोगों ने रत्न पैदा करे साहब।
होलकर वंश के तो अहिल्याबाई ने हम लोगों का ऋण उतार दिया सारा, जितना उनने करा है माँ साहिब ने कोई नहीं कर सकता। तो आज भी गांव गांव का आदमी अहिल्या माता ही कहेगा, ये नहीं कहेगा अहिल्याबाई है। मैं मुंह से अपने अहिल्याबाई कह रहा हूँ, लेकिन ग्रामीण व्यक्ति कहेगा अहिल्या माता। तो क्या लेवल का उस महिला ने शासन करा हुआ, धर्म से, नैतिकता से, प्रजा को पुत्रवत पालन करने की क्षमता, या सिंधियाओं ने। ये पूरा मुगल सूबेदारी में था, सारे मालवा का हेडक्वार्टर चंदेरी था। तो आप सोचो क्या दुर्गति होती होगी। तो इसे सिंधियाओं ने इनकी मतलब मुगलों को नथनी मराठों ने पहनाई इस पूरे इलाके में, इसको कंट्रोल करके सब व्यवस्थाएं करी। तो आज भी हम लोगों को सिंधिया परिवार के प्रति बेहद सम्मान है। राजनीतिक रूप से अलग हो जाए वो एक अलग प्रकरण हो जाता है, लेकिन सिंधिया परिवार के प्रति अमूमन जन में बहुत सम्मान है, क्योंकि इस वंश ने करा बहुत है। जी जी। तो मतलब अगर हम देखें तब मराठा जब आए और मराठाओं के बाद फिर अंग्रेज़ आए, पर फिर भी यहाँ पर अंग्रेज़ों का कोई डायरेक्ट रूल नहीं था। डायरेक्ट रूल कभी नहीं रहा, थ्रू मराठास ही रहा। अंग्रेज़ों का डायरेक्ट रूल मध्य प्रदेश में जबलपुर वाले इलाके में रहा। जबलपुर, सागर, ये इलाका, यहाँ से करीब 100-200 किलोमीटर दूर जाके सागर से शुरू हो जाता है। अच्छा, जो हमारा ये मालवा इलाका है, बड़ा खूबसूरत ये लगता है। तो इसकी बोली कैसी है, किस तरह की है? जैसे कि मालवी है। अच्छा, इसकी बोली मालवी है, बड़ी मीठी बोली है। तो जैसे मैं नहीं बोल पाता भैया ऐसा नहीं। अच्छा, मैं यहाँ का हूँ तो हमारे यहाँ की ये बोली जो है वो चंबल मिक्स हो जाती है। मतलब ये अगर थोड़ी खड़ी बोली अगर मैं बोलूँ तो आपको लगेगा ये गाली सा बक रहा है, कहा रे मोड़ा कहते जा रहा है, मतलब अच्छा, लड़के कहाँ जा रहा है तू। और अब जब मालवा में दाखिल होंगे तो लालित्य उसमें आ जाएगा। वो मीठी बोली, मीठी मालवी निमाड़ी बड़ी मीठी बोली। तो ये रूखा इलाका रहा चंबल, नदियों की कमी थी, नदियाँ थीं पर पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं थी। बीहड़ थे, चंबल जैसी रुक्ष नदियाँ उसमें आई, जिसमें पानी भरपूर रहता था, पर कभी वो सभ्यता नहीं पैदा कर पाई। वहाँ तो उसने बागी बागी पैदा करे। अच्छा, और बताएं, जैसे हम लगातार ट्रैवल कर रहे हैं इसमें एमपी में, तो मिट्टी कितने तरह की है? कहीं लाल भी है, काली ज़्यादा है? काली, मालवा में आपको काली मिट्टी मिली होगी, दोमट। फिर ब्यावरास वाला जो इलाका, वहाँ से मिट्टी चिपकने वाली हो जाती, जैसे यहाँ से आपको शिवपुरी तक वो मिट्टी मिलेगी ब्यावरास से लेके। वो ऐसी कि बरसात में आप वुडलैंड का जूता पहन जाओ खेत में, वो तल्ला उखाड़ देगी। आप एक कदम रहोगे, हर कदम वो चिपक के इतनी 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 होती जाएगी। शिवपुरी से मिट्टी में पीलापन आने लगता है। तो ये ग्वालियर तक, ग्वालियर भिंड मुरैना जो सरसों का क्षेत्र है, उस इलाके में सरसों की बोनी होती है। ये सोयाबीन, गेहूँ इत्यादि का क्षेत्र है। सोयाबीन मालवा में चले जाओ तो फिर वो कपास होने लगती है। इस तरह की यहाँ का वो है। और रही बात लैटराइट, जो लाल वाली मिट्टी है, उसमें कोई खेती तो होती नहीं। लैटराइट का क्षेत्र तो ये गुना काफ़ी है। अच्छा, इसमें लैटराइट बहुत है हमारे, जो भर्ती में डलती है, सड़क वड़क इत्यादि में, ये सब। तो अभी अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश किस तरफ जा रहा है? मतलब क्या है मौजूदा सूरत हाल? देखिए, कोई स्टेट कहाँ जा रहा है ये वहाँ के लोगों के स्वभाव पर निर्भर करता है। गुजरात में कहीं का मुख्यमंत्री जाए तो थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होगा। गुजरात का व्यक्ति इतना, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो धंधे में लगा हुआ, उसे फालतू की चकल्लस नहीं चाहिए। तो गुजरात में ज़्यादा से ज़्यादा 0.1% अंतर आएगा, 0.1% ऊपर जाएगा। तो मध्य प्रदेश में जिस हिसाब का व्यक्ति है, तो गुजरात जितना तो हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आदमी शांति प्रिय ज़्यादा है, अपना काम से काम रखता है। अक्सरियत उन लोगों की है। और काम धंधे, बिजनेस, अब बिजनेस में लोग ज़्यादा जाने लगे हैं, खेती को भी तरीके से करना है, ठेकेदारी इत्यादि। तो अच्छी सरकार ऐसी मिलती नहीं तो काम ठीक ही रहेगा। काम ठीक रहेगा। अच्छा, दूसरा फिर एक ये है कि जैसे हर एक प्रदेश में कुछ एक गढ़ होते हैं, सांस्कृतिक गढ़ कह लें, या एक वैशिष्ट्य उनका अपना होता है, और एक बड़े इलाके पर उसका प्रभाव रहता है, फिर बड़े इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से 2-4 आप गढ़ देखते हैं जिनके वैशिष्ट्य है? देखिए, मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक वैशिष्ट्य मालवा में इंदौर, उज्जैन का। उज्जैन में विक्रम कला मंदिर है, काफ़ी कॉलेजेस हैं, ये संस्थाएं। तो मालवा का जो स्वभाव है और संस्कृति है,
वो फैलती है वहाँ से, वो इंदौर उज्जैन से। ग्वालियर का देखें तो ग्वालियर में विद्वान बड़े रहे, स्टेट रही, विद्वान रहे, पर सांस्कृतिक क्या वो वाली बात है क्या? तो ग्वालियर की से कि लड़ने वाले इलाके रहे, रूखा प्रदेश, अन्न नहीं होता था। एक समय ग्वालियर में सिर्फ वो बाजरा और वो होता था तुअर की दाल। तो उससे आपको समझ में आ जाता है कि आदमी कहाँ से संस्कृति बचाएगा, खाने के बांधे। तो वाकई मतलब ऐसे ही है। वो उस बाद में फिर वो जब सिंधिया आए, उन्होंने डेवलप करा वो इलाके काफ़ी जगह, तो बहुत फ़र्क पड़ा। मराठाओं को इसलिए उनको सर्वमान्य कराया कि उन्होंने कई जगहों की वो माहौल ही बदल दी। हालांकि ये जो स्वभाव रहते हैं वो नहीं बदल पाते, लेकिन कम ज़्यादा तो समृद्धि आती तो आदमी थोड़ा थमता है। ये होगा। तो चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। इस तरह से हमने एक मोटा मोटा सा परिचय मध्य प्रदेश जैसे शानदार प्रदेश के बारे में लिया, और हमें बड़ी खुशी हुई। यहाँ आने से पहले ये था कि स्टेट उतना मालदार एक तरह से हमें लगता था कि शायद ना हो, पर यहाँ के जब हमने शहर देखे तो वो इतने साफ़ हैं, इतने साफ़ हैं कि चंडीगढ़ भी उतना साफ़ नहीं, जो कि यूटी है हमारे पास, तो हम उसी को देखते हैं, और हर तरह से बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। ये पूरी तरह से सबके लिए खुले शहर, फिर भी इतने साफ़ सुथरे शहर। और इन शहरों को देखकर ना सिर्फ इंदौर, ना सिर्फ उज्जैन, ना सिर्फ देवास, मुझे लगता है इस तरह के शहरों की पूरी परंपरा है एमपी में अब। हाँ, आप जबलपुर जाएंगे और खूबसूरत लगेगा। जबलपुर में अंग्रेज़ों के वक्त बनी हुई बिल्डिंगें आज भी हैं, तो वो खूबसूरत आर्किटेक्चर आपको दिख जाएगा। और जबलपुर भी बड़ी चौड़ी चुका, अंग्रेज़ों के अंदर में रहा, बड़ी चौड़ी सड़कों का बसा हुआ शहर, वो और खूबसूरत लगेगा आपको। तो इन नगरों को, इन कस्बों को देखते हुए हमें बहुत ही सुखद और स्वर्णिम जो भविष्य की मध्य प्रदेश की यहाँ से एकदम तस्वीर लगती है। और भगवान करे ये ऐसे ही अपनी तरक्की के पायदान पे आगे से आगे बढ़े और अपने वाकई जिस वैभव का यह हकदार है उसको प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।